अपना नेक्स्ट वन टॉपिक यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं हम, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे अब अगर ड्यूल नेचर्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, दैट मीन्स अगर कोई भी हम पार्टिकल्स की बात करें, ये पार्टिकल्स चाहे आपका इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे प्रोटॉन है, या कोई सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यानी सब एटॉम की जगह माइक्रोस्कोपिक कोई पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हम ये कहेंगे इट हैव बोथ particle nature as well as wave like nature। और इन दोनों की एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि किसी भी पार्टिकल्स के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये कहें, यानी सिंपल अगर हम ये कहें किसी भी ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक है, उसका पार्टिकल लाइक नेचर भी होगा और वेव लाइक भी, और दोनों जिसके अंदर नेचर है उसी को क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर। कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी क्या है, ड्यूल नेचर शो करता है, इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसी को देखो वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे हम, और इसी के एक्सप्लेनेशंस में हम स्टडी करेंगे दो लॉज को हम स्टडी करेंगे। एक हमने स्टडी करना है फर्स्ट वन हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे आपको नाम से लग रहा है अनसर्टेन है। क्या है अनसर्टेन? हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन टाइम। एक ही टाइम में आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दें और किस वेलोसिटी से वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है। किसने कहा? ये हाइसेनबर्ग ने। हाइसेनबर्ग ने कहा कि इट इज impossible to find exact position and velocity of electron। कहता है कि it is impossible to find exact position and velocity of electron at a given time। ये क्या कह रहा है? अनसर्टेन है, इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सप्लेन कर रहा है ये एक्स, और इसी में ये कहें कि आपकी कितनी चेंज इन पोजीशन होगी है, तो इसने इंडिकेट किया डेल एक्स। सेम अगर हम ये कहें कि पोजीशन की जगह हम ये कहें कि मोमेंटम, कि मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, तो इसने कंसीडर कर लिया अभी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर v है तो अपनी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम कितनी हो जाएगी? डेल v। अब हम मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल जो भी है वो m है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें आप, इलेक्ट्रॉन की जगह जो भी ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है उसका मास क्या है? m। अब इसी के केस में जो मैथमेटिकल रिलेशन दिया हमें कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट या एक्यूरेट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम, एक ही समय में उसकी पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट
नहीं कर सकते। इसी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेनेशन दी इसने, देखो प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन इनटू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई की इतनी अनसर्टेनिटी मिलेगी हमें किसके अंदर, पोजीशन और मोमेंटम के प्रोडक्ट में। और अगर हम बात करें कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और चेंज इन मोमेंटम है तो मास तो किसी ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, फिक्स। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v। अगर इसको यहाँ पुटअप कर दें तो अपने पास एक मैथमेटिकली फॉर्मूला ये भी राइट अप कर सकते हैं हम। यहाँ जो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है, चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास भी क्या रहेगा, फिक्स। तो अपने पास एक ये मैथमेटिकली रिलेशन मिल गया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोजीशन, और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई हमें पता है एक कांस्टेंट टर्म है, और m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैथमेटिकली हमने कंसीडर करना है। इसी के साथ देखो इसने ये कहा कि हम फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते, इसके साथ जो इसने कंसीडरिंग की वो क्या थी, देखो आपने मैथमेटिकली इसको याद रखना है कि जैसे ही हम ये कहें कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इस पाथ पे लेट हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये हमने कंसीडर कर लिया। देखो आपका न्यूक्लियस एटम जो आप कंसीडर कर रहे हैं, एक गिवन सेल या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ के ऊपर, और जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है हम किसी भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जैसे इस इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कितनी डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस को x मान रहे हैं, यहाँ ये किस वेलोसिटी से यहाँ घूम रहा है उसको v मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम देखो किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप को यूज करके, देखो हम अगर यहाँ माइक्रोस्कोप या जनरली इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप हम यूज करके इसको देखेंगे तो देखेंगे कब, जब इसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ से लाइट फॉल होगी। अब इस लाइट की वजह से जो लाइट रे यहाँ से आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और एनर्जी लेके जैसे ही एनर्जी लेगा ये जो अपनी नेक्स्ट सेल होगी, क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये हायर स्टेट में एक्साइट कर जाएगा। दैट मीन्स हम एक गिवन टाइम में उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लें या उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर h/4 का कुछ ना कुछ डेविएशन आएगा, चेंज आएगा, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल एंड ग्रेटर देन h/4। तो हम इस टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी किसी माइक्रोस्कोप से हम देखने की कोशिश करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर आती है। लेकिन जैसे ही किसी रेज वेवलेंथ की लाइट हम स्ट्राइक करेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल मास का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करके हायर स्टेट में एक्साइट हो जाएगा, तो पोजीशन चेंज होगी और हम पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इसको हमने एनर्जी दी तो देखो इस पाथ पे इसने जाना था तो ये टेंजेंशियली यहाँ से निकल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें हम तो ये वापस जाना है तो नेक्स्ट सेल में है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसलिए हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक ही टाइम में एग्जैक्ट पोजीशन
या मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल को इनकी टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ चेंज पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो ये भी स्टेटमेंट हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ change in position and momentum of microscopic object is equivalent greater than इक्वल और ग्रेटर देन किससे होगा h अपॉन 4 पाई। या इसी को इस टर्म में कहें कि प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का मास भी क्या रहता है सेम। तो इसको भी हम कांस्टेंट टर्म में कंसीडर कर सकते हैं। अब इस केस में देखो हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ के हम किसी की एक टाइम में एक ही चीज फाइंड आउट कर सकते हैं जब एक हमें गिवन होगी। दोनों हम एक टाइम में एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों स्टडी करें। देखो एक तो मैथमेटिकली आपको वेलोसिटी गिवन हो और मास ऑब्जेक्ट का दे रखा है तो पोजीशन निकाल सकते हैं, पोजीशन और मास गिवन है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन एक टाइम में एक ही चीज कैलकुलेट करेंगे जो मैथमेटिकली न्यूमेरिकल की फॉर्म में हम सोल्व आउट करेंगे। लेकिन अब ये कहें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल की, अगर हम बात करें कि क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम इसको, तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें यानी यूजेज क्या है, सिग्निफिकेंस यही है। देखो आजकल हम जितने भी स्पेस के अंदर ग्राफ्ट वगैरह छोड़ते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो डायरेक्ट नीचे नहीं आता, इस प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में आता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फाइंड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्निफिकेंस क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल explain path of electron और path of projectile। हमें path of electron या फिर path of projectiles को एक्सप्लेन करने में कौन हेल्प करता है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो इसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी क्या कमी रह गई थी, देखो कि लिमिटेशंस क्या थी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की, क्या लिमिटेशन हमने स्टडी करनी है इसके अंदर। तो अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर लिमिटेशन क्या थी, कमियां क्या थी। अब देखो लिमिटेशन क्या थी, ये सिर्फ किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो कोई बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट ले लेंगे जैसे गाड़ी दौड़ रही है तो उसके अंदर हम यहाँ बात कर रहे हैं वेलोसिटी की या मोमेंटम की, तो उस मोमेंटम के दौरान हमें वेव की फॉर्म में जनरेट नहीं दिखाई देगा हमें। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इट अप्लाइड ओनली फॉर it applied only on microscopic object सिर्फ हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लार्ज साइज की कोई बॉल ले ली आपने या कोई भी व्हीकल्स ले लिया है तो वो मूव कर रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी है, हम उस केस में उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्योंकि उसको देखने के लिए जितनी भी लाइट हम यूज कर रहे हैं उससे उसकी पोजीशन डेविएट नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई हो रहा है। जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, नॉट यूज इन केस ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट या मैक्रो बॉडीज जो भी है लार्ज साइज के हैं, उनके केस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी से रिलेटेड ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम, डी ब्रोगली इक्वेशंस, है ना। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने भी 19th सेंचुरीज में अपने एक स्टेटमेंट दी थी इसी वेव नेचर्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो सेकंड वन हम स्टडी कर लेते हैं। देखो डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से पढ़ते हैं इसको हम। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने हमें क्या स्टेटमेंट दी? देखो डी ब्रोगली ने हमें स्टेटमेंट दी कि अगर किसी के केस में हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, किस वेवलेंथ के साथ वेव प्रोपगेट कर रही है, तो उसने क्या कहा कि वेवलेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, कि किस वेवलेंथ के साथ वेव या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। यानी इसने हमें क्या कहा? वेवलेंथ ऑफ किसी भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, वेवलेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली proportional to its momentum। यानी इसने क्या काम है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये किसने स्टेटमेंट दी हमें? डी ब्रोगली ने। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर रिप्लेस कर दें हम तो अपने पास क्या बन गया है? वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। ये स्टेटमेंट बन गई है। एच हमारा यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। देखो ये लैम्डा हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेवलेंथ। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को। और मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ अपना जो एच यूज कर रहे हैं, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। अब इसी P को मॉडिफाइड करके हम ये भी राइट कर सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एच अपॉन mv मास इनटू वेलोसिटी। और ये स्टेटमेंट हमें किसने दी? डी ब्रोगली ने, कि वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। यानी मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। और वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम कम हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो हम इस टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। अब इसी केस में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या डी ब्रोगली इक्वेशंस को यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन फॉर्मूलेज के ऊपर हमने न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। देखो आपको ये कह दे फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन if it moving with speed of 2 into 10 the power 6 मीटर पर सेकेंड। हमें कह रहे हैं कि वेवलेंथ फाइंड आउट करो उस इलेक्ट्रॉन की किस वेवलेंथ से मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है 2 into 10 the power 6 मीटर पर सेकेंड से,
तो देखो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे कि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन mv। अब यहाँ हमारे पास h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34। यहाँ हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और वेलोसिटी आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेवलेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो अगर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें हम 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू कितना हो गया अभी अपना, देखो 2 इंटू 10⁻6, ये वेलोसिटी हमने पुटअप कर दी है। देखो इसी को अगर सोल्व आउट करें, जो डिवाइड में है वो अपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अगर देखो यहाँ 31 में से सबसे पहले हम पावर सोल्व करेंगे, ये रह जाएगा 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 2। अब पावर को सोल्व करेंगे, 34 यहाँ 31 है, अब ये कितना रह गया, ऊपर जाके प्लस का 3 रह गया, या माइनस का, देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 रह गया, ये नीचे से 6 जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस। यानी यहाँ हमारे पास कितना रह गया, 10⁹, किसमें है ये, मीटर में। अब इस डेसिमल्स वाले को सोल्व आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो इसी की फॉर्म में आपने अप्रोक्सीमेट में सोल्व करना सीखना है हमने। ये अपने पास कितना हो जाएगा, अगर इससे कैंसिल आउट कर दें हम, अब एक बार इसको 3313 आ गया है। अब इसको अगर सोल्व आउट करें तो अपने पास कितना हो गया, देखो आपके पास 3.313 है डिवाइड बाय 9.1। अगर इस डेसिमल को हम खत्म कर दें तो ये डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगा। अब इजीली सोल्व कर सकते हैं, देखो अगर इसको सोल्व करेंगे हम 90 मान के सोल्व कर लेते हैं, 90 मान के अगर सोल्व करेंगे हम तो अपना जो ये पॉइंट है ये 33 है, 91 हो गया है, तो एक बार तो जाएगा नहीं, 300 से करेंगे तो 93 पे चला जाएगा ये। और भी अगर सोल्व करेंगे, देखो 9 3 जा 27 है और अपने पास 33 है, तो फिर भी अपने पास 6 बच गया है, तो किस पे चला जाएगा ये, 9 6 जा कितने होते हैं 54, तो ये अपने पास अप्रोक्स ही आ जाएगा ये। और ये किस में आ गया है, मीटर में, क्योंकि ये अपने पास कितना है 10⁹ मीटर, और मीटर्स किसके बराबर है, नैनोमीटर, यानी 0.36 नैनोमीटर्स के साथ, इतनी वेवलेंथ के साथ क्या कर रहा है ये, रिवॉल्व्स कर रहा है। तो इजीली हम किसी न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट कर सकते हैं, है ना। नैनोमीटर में है तो इसको हम एंगस्ट्रम में राइट अप कर देंगे, या पिकोमीटर्स में, जिस फॉर्म में हमें गिवन हो, है ना, प्लस में लेके आना है। तो पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 12 के बराबर है, तो ये भी कह सकते हैं ये किसके साथ वेवलेंथ कितनी आ गई है, 360 पिकोमीटर के साथ मूव कर रहा है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी भी, वेवलेंथ गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आपको कह दें फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट that have wavelength 400 नैनोमीटर। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आपको दे दे या मास दे दे, यहाँ कह दे कि इस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का आपको दे दिया कि प्रोटॉन है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी के साथ इसको मूव कर सकते हैं। अपने पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और
फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, h अपॉन लैम्डा m। अब h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है कितना है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और यहाँ वेवलेंथ आपकी गिवन है कितनी है 400 नैनोमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 400 इंटू 10⁹ मीटर के अंदर। अब तीनों डाटा आपके पास है 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपने सोल्व आउट कर लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।